हेलो। हाँ जी बच्चों, सो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ओके, अच्छे होंगे सभी के सभी। तो हम लोगों ने सर एमसीक्यूज स्टार्ट किए हैं। सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किए जिसमें हम लोग एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे हमारे सीए फाउंडेशन के सिलेबस के, ताकि हम हमारी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकें। पिछला सेशन आप सभी लोगों ने देखा होगा जहाँ पे हमने नियर अबाउट 60 to 65 एमसीक्यू सॉल्व करे थे नेशनल इनकम के, और जो सिमिलर क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोग के लिए छोड़े थे। फाइल पीडीएफ फाइल वहीं पे अवेलेबल है आप लोग के पास, और मैंने कहा था कि भाई ये 4-5 जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं इनको आप खुद जो है ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो आज वही नेशनल इनकम के आगे के क्वेश्चंस के साथ हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, सेशन को। और इस सेशन के भी जो एमसीक्यूज रहेंगे सारे के सारे नियर अबाउट 74 to 75 एमसीक्यूज हैं इस सेशन में भी, और ये सारे एमसीक्यूज आपको जो है पीडीएफ के अंदर अवेलेबल रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज को। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एमसीक्यूज भी करेंगे, आपको रीजन भी समझाएंगे, और कोशिश करेंगे कि छोटा मोटा रिवीजन भी हम साथ साथ में कर सकें। क्लियर? सो दिस इज हिमांशु सिंह मालेवार ऑन बिहाफ ऑफ नॉलेज एकेडमी। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट जीएनपी एट एमपी। इसमें आपको जीएनपी एमपी निकालने को बोला है इसने। जीएनपी एमपी, वेट अ बिट, यप, ओके। सो जीएनपी एमपी मांगा है, जीडीपी एफसी दिया है, तो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना पड़ता है। तो जीडीपी एफसी हमको क्वेश्चन में गिवन है 3000, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमको चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये हमारे कोई काम की, ओहो अच्छा डोमेस्टिक भी तो है, तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो प्लस एनएफआईए, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया 200, प्लस एनआईटी डायरेक्टली नहीं दिया तो एनआईटी का फॉर्मूला लगाओ, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 420 माइनस 240 तो 180, तो 3380, इसका आंसर है 3380। डन, चलो नेक्स्ट। राज एन इंडियन सिटीजन इज वर्किंग फॉर एन इंडियन एमएनसी इन यूएसए। यूएसए में काम कर रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर है, इंडियन एमएनसी है, तो इंडियन एमएनसी है, एम्बेसी नहीं है। एम्बेसी होती तो डोमेस्टिक टेरिटरी में लेते, एमएनसी। अब एमएनसी से हमको क्या करना? यूएसए में द इनकम अर्न बाय राज इज पार्ट ऑफ इंडियाज जीडीपी, नॉट एट ऑल, जीडीपी का तो पार्ट ही नहीं है। हाँ, क्योंकि ये इंडिया का सिटीजन है तो नॉर्मल रेसिडेंट होने के नाते नेशनल यानी जीएनपी में जरूर आएगा, तो हमारे जीएनपी में आएगा, यूएस की जीडीपी में आएगा, तो इसका आंसर है सी। क्लियर? द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू इज एट्रीब्यूटेड बाय। ग्रॉस और नेट के बीच में काय का डिफरेंस रहता है? डेप्रीसिएशन का। आंसर इज बी। एनएनपी एमपी इक्वल्स टू एनएनपी एफसी व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट टैक्स, नो इनडायरेक्ट टैक्स, नो सब्सिडी। बेसिकली व्हेन देयर इज नो इनडायरेक्ट टैक्स एंड नो सब्सिडी, क्योंकि एनआईटी वहां पे जीरो आ जाएगा, एंड देन एमपी विल बी इक्वल्स टू एफसी, है ना? एंड एनपीएमपी विल बी इक्वल्स टू एनएनपी एफसी, तो इसका आंसर रहेगा डी। जीएनपी एक्सक्लूड्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो उसमें हम इसमें से क्या चीज नहीं लेंगे? एक्सक्लूड्स रेंटल इनकम, इंटरेस्ट पेमेंट, डिविडेंड या ट्रांसफर पेमेंट। सर रेंटल इनकम फैक्टर है, लेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट फैक्टर है, लेंगे, डिविडेंड फैक्टर इनकम है, लेंगे। ये सभी के सभी फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट्स का पार्ट है, इनको लिया जाएगा। बट ट्रांसफर पेमेंट्स जो होते हैं वो उनको हम नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के लिए कभी नहीं लेते हैं, तो इसका आंसर रहेगा डी, इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएनपी। समझे? है समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट, विच विल इंक्रीज जीएनपी। इनमें से क्या चीज के कारण आपका जीएनपी बढ़ेगा? ओके, एक सेकेंड, सॉरी। विच विल इंक्रीज जीएनपी, इनमें से किस चीज के कारण आपका जीएनपी बढ़ेगा? अ राइज इन द मार्केट प्राइस, अ सरप्लस इन बजट, एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट और अ डेफिशिएट इन बजट। क्या लगता है इनमें से किस चीज की वजह से आप लोग का यहाँ पे
ये जो अपना क्या कहते हैं जीएनपी है वो बढ़ सकता है, बताओ। मार्केट प्राइस की वजह से, सरप्लस बजट की वजह से, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट या डेफिसिट बजट। देखो बजट का कोई हाथ नहीं है, दोनों में हटा दिए। अब राइज इन मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस बढ़ने से जीएनपी नो, इसका आंसर क्या रहेगा? एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब इसको आप चाहो तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इनकम बढ़ता है, तो नेशनल इनकम बढ़ेगा, ठीक है। तो जीएनपी विल इंक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इसका आंसर रहेगा आपका सी। नो नेक्स्ट, जीएनपी माइनस एनएनपी, ग्रॉस माइनस एनएनपी यानी ग्रॉस माइनस नेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। बताने की जरूरत नहीं है, डेप्रिसिएशन माने कैपिटल कंजम्पशन, ओके। नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, अब इसने बोला नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, नेशनल इनकम होता है जनरली एनएनपीएफसी, पर इसने बोला नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, यानी ये बात कर रहा है एनएनपीएमपी की, ठीक है। तो एनएनपीएमपी प्लस बोल रहा है, बोले सब्सिडी, और माइनस करो इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो क्या मिल जाएगा? तो बेटा मिल जाएगा एनएनपीएफसी, ठीक है। क्या मिल जाएगा? एनएनपीएफसी। मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी यानी एनआईटी को माइनस करोगे, यू विल गेट एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपीएफसी माने नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। सही है बात? गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? ये तुमको लग रहा है गलत बोल रहा हूं तो बताओ, सही कह रहा हूं ना मैंने ये बात जो बोली? नाउ नेक्स्ट, डैश इज द सम ऑफ ऑल इनकम actually received by individuals during a given year. National income, personal disposable income, or the government income. Dash is the sum of all income actually received, that is national income. ठीक है। Now, अब ये कुछ टर्म सारी विच आर रिलेटेड टू पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी होंगी आई गेस, है ना। 12th क्लास में हम लोग के टॉपिक नहीं रहता है, वहाँ हम ये सब नहीं पढ़ते हैं, ये हमको सीए फाउंडेशन में ही दिया था, क्लासेस के दौरान मैंने आप लोग को बताया भी है, ठीक है। देखें, पर्सनल इनकम इज इक्वल्स टू प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम इज इक्वल्स टू प्राइवेट इनकम माइनस, मतलब प्राइवेट इनकम में से क्या माइनस करना पड़ता है कि हमको क्या मिल जाए? पर्सनल इनकम मिल जाए। प्राइवेट इनकम में से हम क्या माइनस करें कि पर्सनल इनकम मिल जाए? तो बेटा सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर एंड कॉर्पोरेशन टैक्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, नहीं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल नहीं होता, डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय हाउस होल्ड, नहीं, इसका आंसर है सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर एंड कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है। प्राइवेट इनकम में से आप क्या करते हैं? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स को माइनस करते हैं, या कोई तरह के आपके रिजर्व्स होते हैं जिनको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं, रिटेन अर्निंग्स बोलते हैं, यहाँ पे उसको दिया है किस नाम से? सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। तो इनको आप माइनस करते हैं प्राइवेट इनकम में से, तो तुमको क्या मिल जाता है? पर्सनल इनकम मिल जाता है। पर्सनल इनकम में से आप माइनस करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस को, आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मिल जाता है। क्या मिल जाता है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। देन 11th, डैश इज द नेट अमाउंट अवेलेबल आफ्टर मीटिंग टैक्स लाइबिलिटी। तो आफ्टर मीटिंग टैक्स लाइबिलिटी मैंने भी बताया, टैक्स देने के बाद जो पैसा बचता है उसको आप क्या बोलते हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, सी। देन डैश इज द नेट अमाउंट अवेलेबल फॉर कंजम्पशन एंड सेविंग, दैट इज ऑल्सो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के दो फॉर्मूले होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। एक तो कंजम्पशन प्लस सेविंग, क्योंकि ये वो पैसा जो टैक्स के बाद हमारे हाथ में बचा, ये हमारे पास अवेलेबल है, हम कुछ भी करें इसका, तो कंजम्पशन या सेविंग करो। और आप इसको ऐसा ही बोलते हो कि पर्सनल इनकम में से जब हम लोग क्या माइनस करते हैं? डायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं, डायरेक्ट टैक्स माने इनकम टैक्स माइनस करते हैं, तो भी हमको क्या मिल जाता है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मिल जाता है। ओके, क्या मिल जाता है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मिल जाता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी आपको गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चलो देखते हैं भाई। When the price level increases, nominal GDP increase, सही बात है। Even if no additional goods and services are produced, बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट। हमको ट्रू वाला स्टेटमेंट फाइंड नहीं करना, हमको तो फॉल्स वाला स्टेटमेंट फाइंड करना है, तो भाई ये तो सही है। देन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और पेड एज टैक्सेस, ओह नहीं, either it will be consumed or it will be saved, either it will be consumed or it will be saved। तो यहाँ पे पेड टैक्सेस लिखा है, तो ये मेरे को गलत लग रहा है, ये गलत हो सकता है, परंतु वही अपन पहले बाकी के दो ऑप्शंस पढ़ेंगे, डायरेक्टली आंसर नहीं करेंगे इसके, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, बिल्कुल सही है, दिस इज ऑल्सो ट्रू।
देन वी हैव द हायर द इंटरेस्ट रेट हायर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। बिल्कुल सही बात है, जितना आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा उतना आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अगर आप अपने पास कैश रखते हो इससे अच्छा उसको आप बैंक में जमा करते हो, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उतना ज़्यादा रहता है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो जैसा हम लोगों ने डाउट क्रिएट किया था कि भाई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम तो होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग, है ना, यहाँ पे टैक्स दे रखा था, तो ये दिस इज फॉल्स, इसका आंसर है बी। समझे बात? तो इस तरह से आप जब भी आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसा डाउट कभी लगे, कुछ ऐसा फील हो, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं कि एक बार सारे ऑप्शंस पढ़ लें और फिर अपने आप को कॉन्फिडेंट करके फिर आगे बढ़ें। ठीक है, देखा ना किस तरह से किया, वैसे ही करने का। ये तरीके होते हैं बच्चों एमसीक्यू सॉल्व करने के। नाउ कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर गुड or service depends on various factors, okay, such as weather, taste and preference of the customer, availability of the product and its substitute, etc. But consumption is primarily determined by, consumption किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो बेटा कंजम्पशन हमारा डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। किसके ऊपर? इनकम के ऊपर, डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो कंजम्पशन जो है वो डिपेंड करता है डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर। नाउ which of the following fiscal policy instrument has a direct impact on people's disposable income? तो taxation is the answer। अब ये सिमिलर क्वेश्चन हो गए, तो इसलिए हम इजीली कर सकते हैं इनको। इन अ सिंपल इकोनॉमी नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डिस्पोजेबल इनकम मोर देन डिस्पोजेबल। देखो सिंपल इकोनॉमी का मतलब है देयर विल बी नो सेविंग्स। सिंपल इकोनॉमी का मतलब है देयर विल बी नो फाइनेंशियल सेक्टर, देयर विल बी नो फाइनेंशियल सेक्टर। तो इन दैट केस इन अ सिंपल इकोनॉमी नेशनल इनकम जो होता है इट इज इक्वल्स टू द डिस्पोजेबल इनकम, क्योंकि सारा का सारा कंजम्पशन में जाएगा, तो वहां पे आपका नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू द डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, कौन सा इकोनॉमी में? सिंपल इकोनॉमी के केस में। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम मे बी व्यूड एज अ, नेशनल इनकम मे बी व्यूड एज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। फ्लो ऑफ इनकम भी है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी है, फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर भी है, वी हैव प्रोडक्शन मेथड, वी हैव इनकम मेथड, वी हैव एक्सपेंडिचर मेथड एज वेल। ओके, तो तीनों इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय डेफिनेशन इक्वल्स टू नेशनल इनकम? इनमें से क्या एक चीज नेशनल इनकम के बराबर नहीं है? तो नेशनल प्रोडक्ट तो नेशनल इनकम के बराबर होता है, नेशनल एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम के बराबर होता है, नेशनल आउटपुट नेशनल इनकम के बराबर होता है, नेशनल वेल्थ नो 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 नो, नेशनल वेल्थ इज नॉट इक्वल्स टू नेशनल इनकम। तो इसका आंसर है डी। इसने पूछा था क्या नहीं है, तो डी वाला नहीं है, तो डी इज आर आंसर। क्लियर है बात? डी इज द आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। समझे ना क्वेश्चन? समझे होंगे। 19th, नेशनल इनकम में बी कंप्यूटेड अंडर डैश मेथड, प्रोडक्ट इनकम एक्सपेंडिचर। तो भैया सभी मेथड से कैलकुलेट हो जाता है, नेशनल इनकम तो सीधा साधा सा आदमी है। ऑल ऑफ दी अबव इज द आंसर। तो आप समझो आप नियर अबाउट 100, भाई 67 कल 74 कुछ, तो 140 या 130 अराउंड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके जा रहे हैं नेशनल इनकम का यहाँ से। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द एग्जामिनेशन, है ना। 4 से 5 क्वेश्चन नेशनल इनकम के आएंगे, जिसमें से आपने 130-140 क्वेश्चंस तो यहीं प्रैक्टिस कर लिया अपने चैनल के ऊपर, है ना। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द एग्जामिनेशन। तुमको एक तो समझ में आएगा, क्या पता क्वेश्चन इनमें से कुछ लग जाए, या तुमको तरीका समझ में आएगा कि हाँ भाई इस तरह से करना चाहिए। ओके, नाउ अच्छा, इनफैक्ट ये सेशन आपको ऐसे भी काम आ सकता है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, क्या करें, है ना, मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, ठीक है, याद आती है तन्हाई में, तो क्या करें, तो बोले चलो ये एमसीक्यू सेशन देख लेते हैं, रिवीजन होता चला गया, सर चीज़ें समझाते भी चले गए, रिवीजन भी हो गया, कॉन्सेप्ट भी हो गया, प्रैक्टिस हो गई, विन विन सिचुएशन। और तो क्या चाहिए ज़िंदगी में यार, कुछ नहीं चाहिए इससे ज़्यादा। नाउ नेक्स्ट, द 3 मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम आर प्रोडक्शन आउटले एंड इनकम मेथड। प्रोडक्शन आउटले एंड इनकम मेथड, आउटले मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड को आउटले मेथड भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच यूज्ड टू मेजर नेशनल इनकम। अब ये सिंपल अब ये सेम तरह का क्वेश्चन आ गया, तो बी, खैर, प्रोडक्ट मेथड। ओके, नाउ वी हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन।
प्रोडक्ट मेथड फोकसेस ऑन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। प्रोडक्ट मेथड में आप नेशनल इनकम निकालते हैं एट फेज ऑफ प्रोडक्शन, फेज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, फेज ऑफ इनकम डिस्पोजिशन या ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा फेज ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान रहे 3 तरह के फेज होते हैं, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन को बोलते हैं इनकम जनरेशन फेज। क्या बोलते हैं प्रोडक्शन को? इनकम जनरेशन फेज। इनकम मेथड को बोलते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज। क्या बोलते हैं? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एक्सपेंडिचर मेथड को बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज। ठीक है, इनकम डिस्पोजिशन या इनकम डिस्पोजल फेज। गुड, यप। नाउ the production method of calculating national income is also known as, production method is also known as value added method, क्योंकि production is जो होता है, what is production? Production is the process of value addition, so it is also called as value added method. Now next, income method focuses on measurement of national income at इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज। मैंने अभी आपको प्रोडक्शन वाले क्वेश्चन में बताया, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेंडिचर डिस्पोजल। ओके, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर मेथड फोकसेस ऑन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एट डिस्पोजिशन फेज। ओके, डैश मेथड इज सुटेबल फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में इनमें से कौन सा मेथड सुटेबल रहेगा? तो भैया देखो, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर? तो प्रोडक्शन है ना। क्यों? एग्रीकल्चर में क्या कर रहे हो? प्रोडक्शन कर रहे हो। क्या एग्रीकल्चर में इनकम डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है? नहीं। एक्सपेंडिचर? नहीं। तो एग्रीकल्चर में प्राइमरीली क्या हो रहा है? इनकम जनरेट हो रही है, यानी प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो कौन सा मेथड सुटेबल रहेगा उसके लिए? प्रोडक्शन मेथड। आया बात समझ में? है चीज समझने वाली, मतलब है, लगता है कि हाँ यार ये सर ये चीज़ समझी जा सकती है, बोले ये बिल्कुल सही चीज़ निकल के आ गई यहाँ पे। ओके, ना नेक्स्ट, डैश मेथड इज सुटेबल फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम इन केस ऑफ स्मॉल सेक्टर। स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए इनमें से कौन सा मेथड सही रहेगा? प्रोडक्ट, इनकम के एक्सपेंडिचर? स्मॉल स्केल सेक्टर, अगेन स्मॉल स्केल सेक्टर को सरकार लगाती है ताकि टू बूस्ट दी प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो अगेन इट इज प्रोडक्शन मेथड इज द आंसर। समझे? मतलब कोई और बात है ही नहीं। ना नेक्स्ट, डैश मेथड इज सुटेबल फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन में भी प्रोडक्शन ही आएगा। ठीक है, नाउ डैश मेथड इज सुटेबल फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम इन द केस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज वेयर ऑल पर्सन फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। तो ध्यान देना बच्चों, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, ये हमने पढ़ा है कि भाई वो कंट्री जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहाँ पे सभी लोग अगर इनकम टैक्स फाइल कर रहे हों, तो उस केस में नेशनल इनकम निकालने के लिए जो बेस्ट मेथड रहता है वो रहता है इनकम मेथड। ठीक है, क्योंकि सभी लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इंडिया में ये मेथड नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, और जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी करते हैं तो वो अपनी इनकम कम ही बताते हैं। आप लोग अपने पेरेंट्स से ये चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं चाहे तो हाथों हाथ। तो इंडिया में तो ये इनकम मेथड काम नहीं करेगा। हमारे यहाँ मेनली हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन मेथड अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, देन डैश मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैल्यू एडेड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन मेथड इसका आंसर। ठीक है भाई, द नेट वैल्यू एडेड मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, चाहे नेट वैल्यू हो चाहे ग्रॉस वैल्यू एडेड हो, वैल्यू एडेड लगते ही क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन मेथड आ जाता है। तो अच्छा ऑप्शन देखें जरा, नेट आउटपुट मेथड, प्रोडक्शन मेथड, इंडस्ट्री ओरिजिन मेथड। तो भाई साहब ये सारे के सारे नाम प्रोडक्शन मेथड के ही हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे के सारे नाम प्रोडक्शन मेथड के ही हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे नाम ध्यान रखने का, याद रख पाओगे ना? वैल्यू एडेड मेथड इज यूज टू मेजर, वैल्यू एडेड मेथड इज यूज टू मेजर डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, ग्रॉस इनकम, पर्सनल इनकम। तो नेशनल इनकम। कई बच्चों को दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है कि सर वैल्यू एडेड तो जीडीपी एमपी कैलकुलेट करता, तो सर डोमेस्टिक इनकम हो सकता है। आप समझो जीडीपी एमपी निकाल के दे रहा है, परंतु अल्टीमेटली जो मेथड है ये क्या चीज कैलकुलेट करने के लिए? नेशनल इनकम। ओके, क्या चीज कैलकुलेट करने के लिए? इन नेशनल इनकम। द वैल्यू एडेड बाय अ फर्म इज इक्वल्स टू द वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन।
वेयर वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. ओके, वेयर वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. तो वैल्यू एडेड बाय फर्म इज इक्वल्स टू इट्स सेल्स, इट प्रॉफिट्स, इट्स सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स या कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स. कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, कॉस्ट नहीं लेते क्योंकि जीडीपी एमपी निकलता है, कॉस्ट नहीं लेते क्योंकि जीडीपी एमपी निकलता है, तो मार्केट वैल्यू लेते हैं, इसलिए डी नहीं हो सकता. तो इट इज सी, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी इंटरमीडिएट गुड्स. ओके, चेंज इन स्टॉक, अगर कुछ माल अनसोल्ड रह जाए तो ही चेंज इन स्टॉक लेते हैं, बाकी नहीं, तो इसलिए इसका आंसर है सी. काफी ठंड है. Which of the following items are included in computing national income under production method? Which of the following items are included in computing national income under production method? Own account production of fixed assets by government, enterprise या household, या production for self consumption, या imputed rent of owner occupied house. तो let me tell you, ये जो चीज़ है बच्चों, ये आपको दे रखा है वहाँ से अपने प्रिकॉशंस वाले पार्ट से. तो प्रिकॉशंस के अंदर आपको याद हो तो ध्यान रखना, गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन दे आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी. गुड्स कंज्यूम्ड और गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन दे आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी. सिमिलरली imputed rent of owner occupied house, imputed rent of owner occupied house is also included in the estimation of GDP. ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय गवर्नमेंट, एंटरप्राइजेज एंड हाउस होल्ड्स. अभी देखो, पर यहाँ पे क्या बोला इसने हमको कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मेथड में जाएगा, प्रोडक्शन मेथड में कौन सा जाएगा. अगर मैं इधर बात करूँ बेटा रेंट की, इम्प्यूटेड रेंट जैसे ये हमको दे रहा है, तो रेंट जो रिसीव होता है बच्चों वो कहाँ होता है. रेंट सर हमको रिसीव होता है इन दी इनकम मेथड. तो वहाँ अगर हमको अगर इसको लेना है तो मतलब इम्प्यूटेड रेंट आता है जीडीपी के कैलकुलेशन में आता है, परंतु वो इनकम मेथड के लिए सूटेबल होना चाहिए, इस मेथड के लिए सूटेबल नहीं होना चाहिए. कौन से मेथड के लिए? प्रोडक्शन मेथड के लिए. क्योंकि प्रोडक्शन में हम कौन सी वैल्यू लेते हैं बच्चों? प्रोडक्शन में हम केवल प्रोडक्शन जो किया उसकी वैल्यू एडिशन लेते हैं. ओके, ऐसा चीज है. तो क्या लगता है क्या आंसर रहेगा इसका? तो मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए बच्चों प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ओनली. ठीक है, क्या आंसर होना चाहिए इसका? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. बट क्योंकि जब हम प्रिकॉशंस पढ़ते हैं तो प्रिकॉशंस में इम्प्यूटेड रेंट को भी लिया जाता है. अब प्रिकॉशन में ये बात नहीं बोली कि बोले इसको प्रोडक्शन में लो के, क्योंकि प्रोडक्शन मेथड के प्रिकॉशन में ही आता है कि इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस को हम लेते हैं. तो उस हिसाब से ठीक है, ये आता ही है जीडीपी में, ये भी आता है, ये भी आता है. तो बेटा हमारा आंसर रहेगा इसमें डी बिल्कुल, क्योंकि तीनों चीज़ें इंक्लूड होती ही हैं. तो हम यहाँ पे ऐसा प्रोडक्शन मेथड के अकॉर्डिंग ना देख करके हम तो बिल्कुल जो हमारे प्रिकॉशंस में दिया था उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे. तो इसका आंसर रहेगा आपका डी. ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज नेशनल इनकम मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग द टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल आउटपुट बाय अ कंट्री. तो प्रोडक्शन मेथड, क्योंकि प्रोडक्शन मेथड के अंदर ही आप फाइनल जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उसकी टोटल वैल्यू लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट 36 आ रहा है आपका. The annual flow of factor earning in the form of wages, rent, interest, profit accrued from labor, land, capital, organization respectively are taken into account in which of the following approaches to income method. ठीक है, wages, rent, interest, profit ये सारा आपका इनकम मेथड का पार्ट है. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम. हाँ, तो ए इसका आंसर रहेगा आपका. ये हमारे हो गए सारे. ठीक है, यहाँ तो में किसी को डाउट नहीं था, फाइन. नेक्स्ट 37, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग नेशनल इनकम अंडर इनकम मेथड. इनकम मेथड में से कौन सी चीज आएगी? ट्रांसफर इनकम आएगी क्या? नहीं आती. इलीगल इनकम लेते हैं क्या? तो इनकम मेथड के प्रिकॉशन में दिया होता है कि एक तो विंडफॉल गेन नहीं लेते और कोई भी तरह की इनलीगल इनकम है, इनकम फ्रॉम बैटिंग, गैम्बलिंग, थेफ्ट, ये सब नहीं ली जाती है, ये नहीं ली जाएगी. इनकम अर्न बाय ओनर ऑफ प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. यस, लैंड, लेबर, कैपिटल जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके जो ओनर हैं उनको फैक्टर इनकम जो मिलती है वो लेते हैं. तो 37 का रहेगा आपका सी. ठीक है, 37 का रहेगा सी. नाउ
विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग नेशनल इनकम अंडर इनकम मेथड, इनमें से क्या चीज नहीं ली जाती? ओके नहीं ली जाती, तो विंडफॉल गेन नहीं लिए जाते, अभी मैंने आपको बताया। अच्छा सारे पढ़ने पड़ेंगे। सेल प्रोसीड्स ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, सेकंड हैंड गुड्स से जो बेच करके माल, सेकंड हैंड गुड्स को बेच करके जो पैसा आता है उसको भी नहीं लेते। डेथ ड्यूटीज नहीं, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, ये तीनों ही नहीं लेते हैं बेटा नेशनल इनकम के अंदर, ठीक है। इसका आंसर है हमारा ऑल ऑफ दी अबव। नाउ नेट वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू व्हाट? नेट वैल्यू एडेड यानी एनडीपी, इट इज इक्वल्स टू व्हाट? पेमेंट अक्रूइंग टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, या फिर आपके वेजेस प्लस रेंट प्लस इम्प्यूटेड रेंट, और वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस डिप्रिसिएशन। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस डिप्रिसिएशन यानी तो जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन बोल दिया इसने। क्या लगता है क्या होना चाहिए? ये सही क्वेश्चन निकला आपका। पेमेंट अक्रूइंग टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भाई, क्योंकि इनकम मेथड में क्या निकलता है? एनडीपीएफसी, दैट इज सभी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी जो इनकम मिलने वाली है, मतलब जो उनकी जो इनकम होती है उसको आप सम करते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो इसका आंसर रहेगा पेमेंट अक्रूइंग टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस डेप्रिसिएशन क्यों नहीं? क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, तब जाके जीडीपी निकलता है, उसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो एनडीपी आ सकता था, यहाँ ये अधूरा रह गया था, ठीक है। चलो डैश रेफर्स टू द इनकम, डैश रेफर्स टू द इनकम वेयर द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर इज नॉट पॉसिबल। तो उसको हम किधर डालते हैं भाई? देखो लेबर से आने वाली इनकम को कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में डालते हैं, कैपिटल से आने वाली इनकम को ऑपरेटिंग सरप्लस में डालते हैं, और ऐसी कोई फैक्टर इनकम जिसको आप ऑपरेटिंग सरप्लस में ना डाल पाओ ना कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज में, तो उसको कहाँ डालते हैं? मिक्स्ड इनकम में डालते हैं। किधर डालते हैं रे? मिक्स्ड इनकम में डालते हैं। डन। देन मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड मींस ग्रॉस प्रॉफिट रिसीव्ड बाय प्रोप्राइटर, नहीं वो तो ऑपरेटिंग सरप्लस में जाना चाहिए था, है ना। रेंट इनकम एंड प्रॉफिट वो भी ऑपरेटिंग सरप्लस में जाना चाहिए था। कंबाइंड फैक्टर पेमेंट विच इज नॉट डिस्टिंग्विशेबल, यस, जिसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते वो मिक्स इनकम में आती है, ठीक है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। नेक्स्ट, इनकम मेथड डज नॉट इंक्लूड, रेंट आता है, मिक्स इनकम आती है, पेंशन, क्या कहते हो? पेंशन के बारे में ये नहीं दिया कि ओल्ड एज पेंशन है कि पेंशन और रिटायरमेंट है, तो मेरे ख्याल से क्योंकि दिया नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि ये ओल्ड एज पेंशन यानी ट्रांसफर पेमेंट दे रखा है। ये क्या दे रखा है? ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, क्योंकि ट्रांसफर, अगर पेंशन और रिटायरमेंट होती तो वो फैक्टर इनकम होती उसको लेते हैं। ओल्ड एज पेंशन, जनरली पेंशन हम ट्रांसफर ही मान के चलते हैं, तो वो आपका नहीं लिया जाएगा, ओके। डैश सेक्टर हैव एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट, सभी के सभी सेक्टर करते हैं, सभी करते हैं, ऑल ऑफ द अबव। मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, एग्रीगेट ऑल द मनी स्पेंट, खर्चा, खर्चा यानी एक्सपेंडिचर मेथड। डैश कॉन्स्टिट्यूट एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज पे जो खर्चा किया था उसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। देन डैश कॉन्स्टिट्यूट्स एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स पे जो खर्चा किया था वो प्रोड्यूसर द्वारा किया था, और प्रोड्यूसर द्वारा जो कैपिटल गुड्स पे खर्चा किया था बेटा उसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इनमें से क्या चीज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में नहीं आती है? इनमें से क्या चीज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में नहीं आती है? एडिशन टू बिजनेस इन्वेंट्री आएगी, बिजनेस एंड रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन आएगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, बल्कि ये तो ए वाला तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है, बी वाला फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है। एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा तो कंज्यूमर सेक्टर करता है, वो इन्वेस्टमेंट में नहीं आता, तो इसका आंसर है सी, दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी अगेन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है, वो तो आता है, तो इसका आंसर रहेगा सी। क्लियर है? नाउ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डन बाय हाउस होल्ड सेक्टर,
बाय सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जनरली दो जने करते हैं, एक तो हाउस होल्ड और एक गवर्नमेंट, इसलिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब आप लिखते हो तो आप लिखते हो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या लिखते हो? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसका आंसर है सी, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड दोनों करते हैं। ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट कंजम्पशन है या पब्लिक कंजम्पशन है? बेटा डिफेंस पे खर्चा कंजम्पशन कहलाता है, पब्लिक कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते उसको, है ना, पब्लिक कंजम्पशन। क्योंकि डिफेंस के अगर खाने पीने का भी हम खर्चा कर रहे हैं, है ना, उनके रहने करने का करते हैं, टेंट वेंट लगाना, तो वो कंजम्पशन के अंदर ही आते हैं। ओके, पब्लिक कंजम्पशन। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज डन बाय। अब आप बोलोगे सर केवल बिजनेस सेक्टर द्वारा क्या आता है? तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में दो पार्ट्स करते हैं आप, फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आपका निकलता है स्टॉक, चेंज इन स्टॉक से। फिक्स इन्वेस्टमेंट अगर निकालना होता है तो उसमें तीन तरह के इन्वेस्टमेंट ऐड के आते हैं। पहला रेसिडेंशियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउसेस। दूसरा बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। तीसरा गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट, यानी हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और प्रोड्यूसर तीनों के द्वारा खर्चा किया जाता है। तो बेटा इसका आंसर रहेगा डी। ठीक है, हाउस होल्ड, बिजनेस एंड गवर्नमेंट सबके द्वारा मिल करके खर्चा किया जाता है। किस पे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की जब बात करते हैं तो, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है वो क्या करता है, वो रेसिडेंशियल ऑफ सॉरी कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, वो उसके लिए एक तरह का फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विच इज नॉट द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट सेविंग। इनमें से क्या गवर्नमेंट का एक मेजर सोर्स ऑफ सेविंग नहीं है? टैक्सेस, सरकार का पैसा कमाने का सोर्स है। सरप्लस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, पैसा कमाने का सोर्स है। ट्रांसफर पेमेंट, अब ट्रांसफर पेमेंट में तो पैसा जाएगा तो सेविंग्स कैसे होगी? तो इसका आंसर है सी, ट्रांसफर पेमेंट्स। ओके, थोड़े अच्छे क्वेश्चन है ये, है ना। यहाँ पे थोड़ा चीज़ें बदली क्वेश्चंस को लेकर के, कि क्वेश्चंस का पैटर्न बदला यहाँ पे। गुड, दिस इज गुड। नाउ नेक्स्ट 52, ट्रांसफर पेमेंट रेफर टू पेमेंट विच आर मेड विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ए, पहला ही आंसर मिल गया। ठीक है। देन 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट। इनमें से क्या एक गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट का एग्जाम्पल है? सैलरी पेड टू सोल्जर, नहीं, वो तो एक फैक्टर पेमेंट करा आपने। परचेज ऑफ न्यू कार फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नहीं, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो बेटा वो भी क्या है ना, मिनिस्ट्री के पे अहदे पर है, इसलिए उनको मिल रहा है, तो ये फैक्टर पेमेंट है। फंडिंग ऑफ अ क्लिनिक टू प्रोवाइड फ्री वैक्सीनेशन, आपने किसी क्लिनिक को फंडिंग करा है ताकि वो क्या कर पाए, फ्री वैक्सीनेशन। तो फ्री वैक्सीनेशन पर आपने फंडिंग करा है ना क्लिनिक को, ताकि वो वैक्सीनेशन करे। क्लिनिक को पैसा नहीं मिलेगा, परंतु क्लिनिक उस पैसे के बदले काम कर रहा है। क्लिनिक को सरकार से फंडिंग मिली, उसके बाद वो काम कर रहा है। देखते हैं, इसको डाउट में रखते हैं। फ्री फूड कूपन इशूड टू पर्सन एज पार्ट ऑफ एन एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। फ्री फूड, तो यहाँ पे तो फ्री में ही फूड मिल रहा है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम के तहत, तो बेटा इसका आंसर है डी। ठीक है, यहाँ क्लिनिक फ्री में वैक्सीनेशन दे रहा था, परंतु क्लिनिक को तो फंड मिल गया था ना सरकार से, तो वो फैक्टर पेमेंट कहलाएगा, वो फ्री का ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। तो यहाँ तो फ्री में फूड कूपन मिल रहा है एंटी पॉवर्टी स्कीम के अगेंस्ट में, तो यस दिस इज ट्रांसफर पेमेंट। डी इज द आंसर, 53 का डी है। नाउ आइडेंटिफाई द आइटम विच इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट। इनमें से क्या एक फैक्टर पेमेंट नहीं है? फ्री यूनिफॉर्म टू डिफेंस पर्सनल, ओके। सैलरीज टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सैलरी तो भैया फैक्टर पेमेंट में आती है। अच्छा, डिफेंस पर्सनल को जो यूनिफॉर्म मिलते हैं ना बेटा, वो उनकी नौकरी कर रहे हैं इसलिए मिलती है, फ्री में नहीं। उसके लिए उनको अगर वो उनको उनकी यूनिफॉर्म नहीं मिले ना, तो बाकायदा उनको उनका यूनिफॉर्म का अलाउंस मिलता है। तो यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म अलाउंस जो होता है ना, वो उनकी सैलरी का ही पार्ट होता है, मतलब उनके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा रहता है। तो ये तो एक फैक्टर पेमेंट है, ये भी फैक्टर पेमेंट है। इम्प्यूटेड रेंट भी फैक्टर पेमेंट होता है। तो स्कॉलरशिप गिवन टू शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट, यस स्कॉलरशिप मिल रही है ना, तो स्कॉलरशिप तो फ्री में जा रही है। केवल शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स ही नहीं, किसी भी स्टूडेंट को यदि मिले, है ना, स्कॉलरशिप मिलती है, तो दैट इज फ्री का इनकम, तो दैट इज फैक्टर पेमेंट। तो 54 का आंसर है डी। ठीक है।
नाउ 55 in computing national income under expenditure method the expenditure on final goods and services produced dash is included in the current period in the preceding period नहीं in the current year में जो प्रोडक्शन हुआ उन गुड्स एंड सर्विसेज का और उनके ऊपर जो खर्चा हुआ उसी को ऐड करके हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं. इसका आंसर रहेगा करंट पीरियड. ठीक है. देन in computing national income under expenditure method the expenditure on dash is excluded. इसके ऊपर क्या का खर्चा आप एक्सक्लूड करते हैं? रॉ मटेरियल हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स का खर्चा तो लेते हैं. तो इसका आंसर है ए. बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन. नाउ in computing national income under expenditure method government expenditure on pension scholarship unemployment allowance are excluded from the estimation of national income. इसका आंसर है बी. इसका आंसर है बी. एक्सक्लूड किया जाता है इनको. ठीक है. नाउ नेक्स्ट अंडर एक्सपेंडिचर मेथड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू व्हाट? ये किसके बराबर आएगा? तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या निकल के आता है? जीडीपीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर निकल कर आएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट अंडर एक्सपेंडिचर मेथड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू. अब क्योंकि इसमें नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया तो अब यहां पे डोमेस्टिक नहीं निकलेगा बल्कि क्या निकलेगा? नेशनल निकलेगा. तो इसका आंसर है ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर. इसका आंसर रहेगा ग्रॉस नेशनल. नेशनल क्यों हुआ? क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आ गया ना, इसलिए. तो अब नेशनल. जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट शामिल नहीं थे तो क्लोज इकोनॉमी, तो डोमेस्टिक. नाउ अंडर एक्सपेंडिचर मेथड कंजम्पशन प्लस नॉट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर नेट डोमेस्टिक. अब कंजम्पशन प्लस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कौन सा है? नेट वाला. तो इसका आंसर रहेगा वी विल गेट नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर. वी विल गेट नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर. ठीक है. अब तुम कहोगे सर ऊपर भी तो नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट था तो यहाँ पे आपने ग्रॉस क्यों करवाया? नेट नेशनल करवाते. बेटा यहाँ पे प्लस रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर भी है. रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर माने डेप्रिसिएशन प्लस कर रहे हो, तो नेट में डेप्रिसिएशन प्लस करोगे यू विल गेट ग्रॉस, है ना. इधर भी था तो डेप्रिसिएशन ऐड करोगे यू विल गेट ग्रॉस. इधर डेप्रिसिएशन नहीं है तो यू विल गेट नेट ओनली. तो इसलिए इसका आंसर सी है. समझे ना? अंतर समझे ना दोनों तीनों में? नाउ नेक्स्ट ओके. नाउ नेक्स्ट सॉरी बड़ी ठंड है भाई. अंडर एक्सपेंडिचर मेथड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू. अब ये सारा नेट में दिया है तो ये नेट, परंतु इसमें फॉरेन का भी आ गया तो नेट नेशनल एक्सपेंडिचर इसका आंसर है. ठीक है. नेट नेशनल एक्सपेंडिचर इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू? इक्वेशंस दिए, बताना है इनमें से कौन सा सही है. नेट डोमेस्टिक सेविंग इक्वल्स टू पर्सनल सेविंग माइनस रिटेन अर्निंग ऑफ डोमेस्टिक कंपनी. ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक सेविंग प्लस बजट सरप्लस. नहीं, ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है हमने. नो. ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन कंजम्पशन. नहीं, वो चेंज इन स्टॉक होता है. गलत है ये. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट. यस, ये सही इक्वेशन है. तो इसका आंसर है डी. ओके. नाउ नेक्स्ट नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट. क्योंकि डोमेस्टिक है इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा और कुछ बात करनी नहीं है. तो नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट. ठीक है. 63 का सी. नाउ नेक्स्ट which of the following economic policies by government help maintain full employment and reasonable price stability in economy? इनमें से कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी है गवर्नमेंट द्वारा? तो गवर्नमेंट तो भैया फिस्कल पॉलिसी बनाती है ना. और देयर इज स्टेबलाइजेशन पॉलिसी.
स्टेबलाइजेशन पॉलिसी जो होता है वो फिस्कल पॉलिसी का ही पार्ट रहता है वैसे आपका, क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी का बात कर रहा है ना, तो फिस्कल पॉलिसी का हो चाहे स्टेबलाइजेशन पॉलिसी एक ही बात है, उसका आंसर रहेगा डी। 64 का आंसर रहेगा तुम्हारा डी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी तो सरकार खुद बनाती है, और अगर फिस्कल पॉलिसी जिस मकसद से बना रही है प्राइस को कंट्रोल करने के, तो वो स्टेबलाइजेशन पॉलिसी कहलाएगा। तो दोनों इसके आंसर सही है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से क्या एक चीज करेक्ट है? इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ पर कैपिटा इनकम इज लेस देन द इंक्रीज इन परसेंट ऑफ नेशनल इनकम। ओके, increase in the percent of national income is less than the increase in percent of capita income. Per capita income rises when population increases. No, per capita income rises when population increases. दोनों में गलत दे रखे हैं, इसका आंसर ए होगा बच्चों। पर कैपिटा इनकम, जीडीपी बढ़ रहा है 5% से 6% से, जरूरी नहीं कि उसका इम्पैक्ट हर पर्सन तक पहुंचे इन केस ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ पर कैपिटा इनकम, यस इट इज लेस देन द इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम। बिल्कुल सही है, इसका आंसर रहेगा ए। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ in the Keynesian model, equilibrium aggregate output is determined by aggregate demand. It is determined by aggregate demand. Then Keynes believed that an economy may attain equilibrium level of output only at full employment level, या below the full employment level, या only if price were inflexible, या A and C both। क्या लगता है? Keynes believe that an economy may attain equilibrium, an economy may attain equilibrium below the full employment level of output। कीन्स का मानना था कि एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट अटेंड करते इक्विलिब्रियम अटेंड करते हैं बिलो दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, यप। देन अकॉर्डिंग टू कीन्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डिटरमाइंड बाय, इट इज डिटरमाइंड बाय डिस्पोजेबल इनकम। जितना इनकम रहेगा उसके अकॉर्डिंग, सी इज द आंसर। ठीक है, then next, the marginal propensity to consume, MPC, can be defined as a change in spending due to change in income। Yes, MPC delta C upon delta S, यानी change in consumption due to change in income, delta C upon delta Y, sorry, change in consumption due to change in income। 69 का A रहेगा। Now next, if the consumption function is expressed by C equals to A plus BY, then B is MPC, B is MPC। ओके, सिंपल था ये तो। नाउ नेक्स्ट वी हैव, इफ द कंजम्पशन फंक्शन इज एक्सप्रेस एज सी ए प्लस बी वाई, ए का मतलब क्या है? ए मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन है ना भाई। सी का फंक्शन क्या होता है? सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई। तो अगर एम पी सी लिखा तो बी की जगह लिखा, एंड सी बार की जगह क्या लिखा? ए। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसका आंसर ए ही है। वाह जी वाह। नाउ नेक्स्ट, इफ द कंजम्पशन फंक्शन इज 20 इक्वल टू दिस, आपको कुछ नहीं करना, y की वैल्यू जाकर के यहाँ रख दो वाई डी के अंदर। तो 100 इंटू 0.5 50, 50 प्लस 20 70 इज द आंसर। ठीक है, 70 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट, 20 प्लस, हाँ 70 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट, इफ द ऑटोनॉमस कंजम्पशन इक्वल्स टू 2000 and the MPC is 0.8, disposable income is 1000, तो कंजम्पशन कितना आएगा? तो 10 इंटू 0.8, 8000 प्लस 2000, 10,000, 10,000 विल बी द आंसर। 10,000 विल बी द आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, लास्ट 3 क्वेश्चंस। वाह, 70 और 76 क्वेश्चंस का यहाँ भी प्रैक्टिस हो गया तुम्हारा। बेहतरीन बेहतरीन। लास्ट 3 क्वेश्चन, इन द Keynesian क्रॉस डायग्राम, द पॉइंट एट विच aggregate demand function crosses the 45 degree line indicator। एग्रीगेट डिमांड 45 डिग्री वाली लाइन कौन सी होती है? इनकम की, एग्रीगेट सप्लाई की। तो एग्रीगेट डिमांड इसको जहां पे कट कर रहा है, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट? तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विच मे और मे नॉट बी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, बढ़िया। नाउ इन अ क्लोज इकोनॉमी, एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ क्लोज इकोनॉमी, इट्स सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, कंजम्पशन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट नहीं, कंजम्पशन प्लस प्लान इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, या सी प्लस आई प्लस जी। 75 प्लस बी, तो 75 का बी। नाउ द लास्ट, अगेन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन टू यू, बी दे रखा 0.8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 सेक्टर एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर? अच्छा, आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है, के का फॉर्मूला
विच वॉज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और एक फॉर्मूला उसका होता था k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। तो आपको इस क्वेश्चन में MPC गिवन है 0.8, आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो आंसर कितना आ गया 5 इज द आंसर। ओके, ये फॉर्मूला पता ही होगा आप सभी को k का, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इट इज द रेशियो विच शोज कि कितना इनकम बढ़ने से आपके इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से आपकी इनकम में कितना चेंज आता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। एंड हमने कर लिया सॉल्व। कीन्स का ध्यान रखना, वो बिलो दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बोलता था इक्विलिब्रियम के लिए ना। ओके चलो, तो ये हमारे सारे के सारे एमसीक्यूज हम लोगों ने यहाँ पे कर लिए हैं बच्चों। 76 यहाँ पे करे, 67 राउंड कल करे थे हमने, मतलब पिछले सेशन में करे थे। तो नियर अबाउट 135 क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस कर सके एमसीक्यूज का, सभी टॉपिक्स का। नेशनल इनकम में कुछ नहीं बचा अब इसके बाद। तो इसी के साथ तुम्हारा नेशनल इनकम का प्रिपरेशन पूरा होता है, तुम्हारा एमसीक्यू सेशन पूरा होता है नेशनल इनकम का। अगले सेशन में मिलेंगे जहां हम पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी, इनके टॉपिक्स के हम लोग एमसीक्यू लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये वाले एमसीक्यू सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं। सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो गया। आई होप आप लोग ने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, अच्छे से पढ़ाई किया होगा। कुछ भी अगर दिक्कत लग रहा है पढ़ाई में, कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस कम फील करो, वापस पढ़ो, पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो, यू विल गेन सम कॉन्फिडेंस। और ये सीरीज करें, ये एमसीक्यू सीरीज करो साथ साथ, इससे बहुत तुमको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, इस वाले एमसीक्यूज का पीडीएफ भी तुमको लिंक में मिल जाएगा, पिछले वाले का भी आपके पास वहीं अवेलेबल था। चलो, तो अब अगले एमसीक्यू सेशन में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग पब्लिक फाइनेंस के एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।